नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं चिंतामणि शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वायरल करंट देश भर की खबर। आज का ये वीडियो हमारे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के सीरीज का तीसरा वीडियो है जहां पे मैं आपको इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट है उसकी जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, हाल ही में कुछ न्यूज आर्टिकल्स जो आए हैं मैंने अपनी साइट पे यहाँ पे लगाया है। जैसे ईरान ने भारत को छाबार पोर्ट के रेलवे प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत की तरफ से ये रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 8 या 9 महीने से कोई रिस्पांस नहीं आया था। ये छाबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा दूं। ये छाबार पोर्ट जो है, दोस्तों, ये छाबार पोर्ट जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड है उसको काफी ज्यादा फैसिलिटेट करता है, उसको बढ़ावा देता है। जैसे अगर मैं लैंड के माध्यम से अफगानिस्तान में अपना ट्रेड करूं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मेरे बीच में आ रहा था। पाकिस्तान ये जो ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं उसमें अटकलें पैदा कर रहा था। अब क्या होगा कि भारत ने क्या सोचा, मैं समुद्र के रास्ते छाबार पोर्ट तक अपना माल लेके जाऊंगा और छाबार पोर्ट से एक रेलवे लाइन के तहत ये माल अफगानिस्तान तक पहुंचा दूंगा तो पाकिस्तान जो है बीच में नहीं आएगा। इसी के तहत भारत और ईरान के बीच में छाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ा था। छाबार पोर्ट तो डेवलप हो गया लेकिन छाबार पोर्ट से जो रेलवे लाइन कनेक्ट करेगी अफगानिस्तान तक, वो रेलवे लाइन की जो प्रोजेक्ट है उससे ईरान ने भारत को ड्रॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब यूएस और ईरान के बीच में रिश्ते कई दिनों से सही नहीं चल रहे हैं। यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं, मतलब अमेरिका जो है ईरान के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। और साथ ही साथ यूएस ने यह भी कह दिया कि अगर कोई दूसरी कंट्री ईरान के साथ में ट्रेड करती है तो अमेरिका उस कंट्रीज के साथ में भी ट्रेड नहीं करेगा। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक सैंक्शन। तो दोस्तों, ईरान के साथ भारत का जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड काफी ज्यादा है। ईरान जो है भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। तो अमेरिका का जो सैंक्शन है वो मुझे भी अफेक्ट करता है। हाल ही में अमेरिका ने ये ऑयल ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है, कुछ ना कुछ सांत्वना दे दी है, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन का खतरा मेरे सर पे मंडरा रहा है। इसी के दबाव में आके ये जो छाबार पोर्ट का डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट हुआ है। हाल ही में चीन ने भूटान के कुछ टेरिटरी पे अपना कब्जा जमा लिया है। कब्जा मतलब अपना दावा पेश किया है। और ये जो टेरिटरी है भारत के सीमा के काफी नजदीक है। भारत और नेपाल के बीच में भी सीमा विवाद काफी ज्यादा चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। कहने का मतलब ये है कि भारत के जितने भी पड़ोसी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा डिटरॉइटेड हुआ है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है बीते कुछ सालों में। दोस्तों, ये जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज हैं इनके साथ रिलेशन खराब होने के पीछे कहीं ना कहीं चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विश्व के सबसे बड़ी 10 इकोनॉमीज की। सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है यूएस है। चीन सेकंड नंबर पे है और भारत जो है वो 5वें नंबर पे है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी ज्यादा तेज गति से की है और फ्रांस और यूके को पछाड़कर भारत 5वें नंबर पे आ चुका है। बस यही इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो चीन की आंखों में खटक रही है। अगर एशिया में चीन जो है एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उसको चुनौती देता है तो जाहिर सी बात है चीन जो है अपने सुपर पावर के सपने के रास्ते में भारत को सबसे बड़ा रोड़ा पाता है। दोस्तों, अब एशियाई देशों के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम भारत और चीन के ट्रेड रिलेशनशिप की बात करते हैं। 2008 के कंपैरिजन में 2018 तक भारत की एशियाई देश जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा गिरावट आई है उसमें। जैसे श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पिछले 10 सालों में इन सभी कंट्रीज के साथ भारत का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा गिर चुका है। वहीं अगर मैं चीन की बात करूं तो इन सभी कंट्रीज से चीन ने बीते कुछ 10-15 सालों में अपना जो ट्रेड है वो 550 गुना बढ़ा लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि चीन अपनी इकोनॉमिक पावर का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है एशियाई देशों में भारत के खिलाफ उनको खड़ा करने के लिए। उसी इकोनॉमिक पावर का एक उदाहरण है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। होता क्या है दोस्तों, चीन बहुत ज्यादा पैसे एशियाई देशों को उधार दे देता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे चीन ने श्रीलंका को कुछ पैसे उधार दे दिए, श्रीलंका ने ये पैसे इस्तेमाल करके अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोड लाइन डेवलप की, रेलवे लाइन डेवलप की, समुद्री पोर्ट डेवलप किए। अब श्रीलंका जो है ये पैसे वापस नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक कमजोर इकोनॉमी है। तो चीन क्या करता है, श्रीलंका के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना कब्जा कर लेता है। वो कहता है कि तुम मुझे पैसे वापस मत दो लेकिन तुम अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे यूज करने दो। उसी के तहत चीन ने श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट जो है वहां पे कब्जा जमा लिया। अब वहां पे अपनी नौसेना स्थापित कर दी। उसी तरीके से उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपनी नौसेना स्थापित की है, म्यांमार के पोर्ट पे अपनी नौसेना स्थापित की है, साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना स्थापित की है। कहने का मतलब यह है कि ये सारे पोर्ट से चीन ने भारत को घेर रखा है, जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स।
ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि चीन ने अपनी इकोनॉमिक पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अलावा भारत और चीन के बीच में एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे, वो है सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का थोड़ा मैं आपको इतिहास बता देता हूं। यूएन की स्थापना 1940 के दशक में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन, बहुत बड़ा विनाश लेके आया था। इस तरीका का विनाश जो है रोका जा सके, विश्व में शांति कायम की जा सके, इसी पर्पज से यूएन की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। अब यूएन की एक मेन बॉडी है दोस्तों, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को यह जिम्मा सौंपा गया कि आपका जिम्मा है कि विश्व में शांति बनाई रखी जाए। जैसे मान लो कि अगर दो देश आपस में झगड़ा करते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया झगड़ा करते हैं, और यह पाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अग्रेसर था, नॉर्थ कोरिया के कारण यह झगड़ा हुआ, तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जा सकता है, नॉर्थ कोरिया को दंड दिया जा सकता है। और ये दंड देने का निर्णय जो करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरीके के मेंबर होते हैं दोस्तों, एक परमानेंट मेंबर है और एक नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर का क्या फायदा होता है? आज की तारीख में 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो जैसे अभी हम नॉर्थ कोरिया को दंड देने की बात कर रहे थे, अगर यूएस कह देता है कि हाँ दंड देना चाहिए, यूके कह देता है, रशिया, फ्रांस कह देता है, रशिया कह देता है, लेकिन चीन कहता है नहीं, नॉर्थ कोरिया को दंड नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। तो ये जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक देश अपनी असहमति दिखाता है तो ये पूरा का पूरा प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इसे कहते हैं वीटो पावर। और ये वीटो पावर जो है चीन ने कई मौकों पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। जैसे मकसूद अजहर एक बहुत बड़ा आतंकवादी है दोस्तों, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की कई बार प्रयास किए गए, लेकिन चीन जो है ये वीटो पावर इस्तेमाल कर करके उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने से बार बार बचाता रहा है। अब ये भारत आज की तारीख में नॉन परमानेंट मेंबर है। कई एलिगेशन, कई आरोप ऐसे भी लगाए जाते हैं कि 1950 के आसपास भारत के पास परमानेंट मेंबर बनने का एक मौका आया था, अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हुआ क्या था दोस्तों? 1950 का एक थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, उस समय यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और ये कोल्ड वॉर जो है उससे कई ज्यादा कंट्रीज अफेक्टेड थी। इसी कोल्ड वॉर के तहत उस समय नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हो रहा था। वियतनाम में भी युद्ध के माहौल थे। कहने का मतलब यह है कि एशियाई जो प्रदेश है, एशियाई प्रदेश में युद्ध का माहौल चल रहा था कोल्ड वॉर के तहत। उसी बीच अमेरिका ने भारत को एक प्रस्ताव भेजा कि भैया आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाओ, मैं चीन को हटा दूंगा। चीन जो है रशिया का मित्र था, तो अगर चीन को हटा के भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं यूएस के पास रशिया के खिलाफ एशिया में एक बहुत बड़ा हथियार आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? नेहरू जी ने यह सोचा कि अगर चीन को हटाना है तो इसके लिए तो अमेरिका अकेले कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए यूएन का जो चार्टर है, यूएन का जो कानून है, उसे बदलना पड़ेगा। और उस कानून को बदलने के लिए भी ये पांचों कंट्रीज का अप्रूवल चाहिए। तो उस समय अगर रशिया के मित्र चीन को अगर हटाना है तो रशिया अप्रूवल नहीं देगा। इसके अलावा अगर यूएस का ये प्रस्ताव नेहरू जी एक्सेप्ट कर लेते तो कहीं ना कहीं हम रशिया को अपना दुश्मन बना गए होते। और रशिया ने 1971 में हमारा साथ दिया था पाकिस्तान के वॉर में, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए नेहरू जी ने ये प्रस्ताव नहीं माना था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या ये निर्णय सही था? क्या नेहरू जी ने ये सही किया परमानेंट मेंबर का प्रस्ताव ठुकरा कर, जो कि प्रस्ताव क्या मैं परमानेंट मेंबर बन सकता था? दोस्तों इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मुद्दा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मैं आपको जानकारी दे दूं, ये कहीं ना कहीं अगर आपने परमाणु फिल्म देखी होगी जहां पे भारत अपना परमाणु परीक्षण करना चाहता है, उन 2 बार परमाणु परीक्षण करता है, 1974 में एक बार प्रयास करता है, जब वो फेल हो जाता है, पूरे विश्व में ये बात पता चल जाती है कि भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है। और इसी के तहत एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में होता क्या है कि अब उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। दोनों देश परमाणु बम बनाने में काफी ज्यादा अग्रसर थे। एक डर फैल चुका था कि अगर परमाणु बम विश्व का हर एक देश बना लेगा तो विश्व में शांति का माहौल रहेगा ही नहीं। कल को उठ के दो देश के बीच में झगड़ा होता है, वो दोनों देश परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। इसी को रोकने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई गई। इस ट्रीटी में यह कहा गया कि 1970 तक जो 5 देश हैं, 5 देश कौन से दोस्तों? यही 5 देश, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, इन सबके पास न्यूक्लियर पावर है।
इन सबको छोड़ के कोई छठवीं कंट्री, विश्व का कोई और देश न्यूक्लियर पावर का परीक्षण नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये कहा कि ठीक है, हम परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन आप पांच जो देश हैं, आप पांचों देश भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करो। अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप पांच देश एक सुपर पावर बन जाओगे और विश्व के जो बाकी देश हैं वो पिछड़ जाएंगे। भारत ने कहा कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की तो उसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उसका हिस्सा नहीं मिला। अब हिस्सा नहीं मिला तो क्या हुआ, भारत को अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, यूरेनियम खरीद के अगर अपने घर में बिजली बनानी है, तो वो उसे उन्हीं पांच देशों से लेने पड़ेंगे। वो पांच देश क्या बोलते हैं, आप पहले ट्रीटी साइन करो फिर मैं आपको न्यूक्लियर सप्लाई करूंगा। तो कहीं ना कहीं विश्व में मैं पिछड़ता जा रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। 2008 तक ये चलते आया। फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे 2008 में, मनमोहन सिंह जी, वो जॉर्ज बुश के पास जाते हैं और अपना ये जो प्रस्ताव है उनके सामने रखते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन उनके सामने रखते हैं। तो लिमिटेड पर्पस के लिए यूएस जो है भारत को न्यूक्लियर सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में। तो ये वन टाइम वेवर था दोस्तों, ऐसा वेवर बार बार नहीं मिलता है। अगर मुझे परमानेंटली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो मुझे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना पड़ेगा। अब उसके लिए चीन हमेशा रोड़ा खड़ा करता है। चीन कहता है कि पहले आप ये ट्रीटी साइन करो। ये ट्रीटी अगर भारत साइन कर देता है तो कहीं ना कहीं मैं जो हूं, मैं न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का परीक्षण नहीं कर पाऊंगा। चीन के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर मेरे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो चीन के मुकाबले कहीं ना कहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा दोस्तों। या तो चीन अपनी न्यूक्लियर जो वेपन है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर भारत न्यूक्लियर का परीक्षण करे। लेकिन बस यही मुद्दा है दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी चीन की वजह से भारत को एंट्री नहीं मिल रही है। अब ऐसे में क्या करें। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को भड़का रखा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह आके इंटरनेशनल फोरम पे वो भारत के मार्ग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा कर रहा है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अब आज की जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा बदल गई है। 1950 में जहां पे एक कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में, वही कोल्ड वॉर आज की तारीख में अमेरिका और चीन के बीच में छिड़ चुका है। अब कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता है। भारत और यूएस के बीच में ये जो मित्रता है वो भी चीन को अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं यूएस की मित्रता के ऊपर क्या मैं डिपेंड कर सकता हूं? मुझे तो लगता है नहीं दोस्तों, क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा अपना फायदा देखती है। जैसे हाल ही में यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली मतलब वहां से तालिबान पे उसका कब्जा, तालिबान का अफगानिस्तान पे फिर से कब्जा हो गया। तालिबान एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आए दिन भारत और पाकिस्तान और कई एशियाई देशों में टेररिस्ट एक्टिविटी से कहीं ज्यादा परेशान करती है। तो यूएस को जहां फायदा दिखता है यूएस वो स्ट्रेटेजी अपनाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज की तारीख में मुझे 1950 वाली नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी वापस लागू करनी होगी। नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी क्या थी, ना तो भारत यूएस के पक्ष में था ना तो भारत रशिया के पक्ष में था। भारत अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को लेके आगे चल रहा था। और भारत का साथ किसने दिया, भारत का साथ उस समय जो पिछड़े हुए देश थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी देशों ने भारत का साथ दिया। क्योंकि भारत का जो इंटरेस्ट था, भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंटरेस्ट था, वही इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन सारे देशों का भी था। तो वही पॉलिसी मुझे आज की तारीख में भी अप्लाई करनी है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, भारत ने 2015 में एक लीड लिया, इंटरनेशनल सोलार अलायंस की स्थापना की। इंटरनेशनल सोलार अलायंस का मतलब क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा करेंगे, हम एनर्जी पैदा करेंगे। और इस देश में भारत का साथ दिया 120 देशों ने। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भारत इंटरनेशनल फोरम पे नॉन अलाइन मूवमेंट की एक पॉलिसी जब लेके आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एजेंडा जब फॉरवर्ड करेगा, कोल्ड वॉर से दूर रहने का एक एजेंडा पुट फॉरवर्ड करेगा, तो कहीं ना कहीं आज भी देश हमारा साथ देंगे। तो ये जो विश्व में मल्टीलैटरल बॉडी है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, सार्क, सार्क जो एशियाई 7 देशों की बॉडी है, आसियान जो साउथ ईस्ट एशियन के 10 देशों की बॉडी है, इन सभी फोरम पे भारत को अपना पॉइंट रखना होगा, इन सभी देशों को लेकर आगे बढ़ना होगा। तब जाके मैं ये कोल्ड वॉर से महफूज रह पाऊंगा और तब जाके कहीं ना कहीं जो चीन ने मेरे खिलाफ इंटरनेशनल फोरम पे एक प्रोपोगंडा चलाया है उसको मैं काउंटर कर पाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।